हे गाइस, वेलकम ऑन ट्रैक टू सक्सेस। एक ऐसा माध्यम जो आपको एग्ज़ाम को ट्रैक और क्रैक करने में मददगार साबित हो। मुझे आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होगा। और आज हम सीटेट की ईवीएस की कुछ पेडागोजी सेक्शन और कुछ फैक्ट सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ईवीएस सेक्शन सीटेट में 30 नंबर का आता है। उसमें 15 मार्क्स यानी 15 नंबर का पेडागोजिकल सेक्शन रहता है और 15 मार्क्स का फैक्ट वाला पोर्शन रहता है, जो कि एनसीईआरटी की क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ से लिया जाता है। तो उसी को हम कुछ डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पे हैं। और भरोसा करिए कि आज का जो ये वीडियो रहेगा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मैंने भी बहुत इंटरेस्टेड इसमें फील किया है। जितना भी सेक्शन होने वाला है वो सब एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है, चाहे वो एनसीईआरटी की पेडागोजिकल हो, चाहे वो फैक्ट्स वाला पोर्शन हो, सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी में जो पेडागोजिकल सब की सब दी है और एज इट इज़ क्वेश्चन उस पर आए हुए भी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी थर्ड से। और उसका पहला ही प्रीफेस दिया हुआ है अमुक। उसमें दिया हुआ है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें साफ साफ बोला गया है कि उसके जीवन को हमें क्लासरूम से बाहर के वातावरण से जोड़कर पढ़ाना है, जिससे बच्चा सीखेगा। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार को घेरे देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रटने पर बल देता है नहीं, तो रटने पर बिल्कुल बल नहीं देता है एनसीएफ। और बच्चे को हमें रटाना नहीं है, उसे समझाना है, सिखाना है। यह कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में एक वर्णित बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएगी। यानी हमें बाल केंद्रित जो बाल केंद्रित व्यवस्था है उसी को हमें सेंटर्ड रखना है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड हमें रखना है। इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों की कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। यानी हमें बच्चे को अवसर देना है कि वो सीखे, वो ज्ञान का सृजन करे। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह और समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। बच्चे नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक की परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। हम पाठ्यपुस्तक को ही एकमात्र आधार बना देते हैं, ये गलत है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सृजन और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक आए हैं, वो ग्राहक हैं, हम वो शिक्षा लेने आए हैं, हम उन्हें शिक्षा दे देंगे। खुराक नहीं बनानी है उनकी। ये ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर की अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगी कि पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराए। ठीक है, तो कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोवैज्ञानिक और अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहल से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच विचार विस्मय, छोटे समय बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। हमें बच्चे को करने दे रहा है, जितने भी एक्टिविटी वो करेगा उतना ही वो ज़्यादा सीखेगा। हमें एक्टिविटी का अवसर बच्चों को देना है, जितनी एक्टिविटी वो करेगा उतना ज़्यादा वो सीखेगा। दो शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से। ये अब थर्ड एनसीईआरटी थर्ड का ही थोड़ा आगे जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें इस तरीके से ये दिए हुए हैं। ये पेडागोजिकल सेक्शन का ऐसे ही सीधे सीधे क्वेश्चन इस
पेडागोजिकल से ही सेक्शन से ही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 75 क्वेश्चन होते हैं सीटेट में 150 में। आइए देखते हैं। एनसीएफ 2005 में कथित उद्देश्यों को एक राष्ट्रीय स्तर की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत करना लेखक मंडल के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेखक मंडल पाठ्यपुस्तक के विकास से जुड़े अपने होता था मुद्दों को सबके साथ बांटना चाहेगा। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे कैसे देखते हैं, तो अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, भागों में नहीं। इससे जुड़े किसी भी विषय को विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं देखते हैं। अतः यह आवश्यक समझा गया कि इस पुस्तक में बच्चों के परिवेश, प्राकृतिक और सामाजिक घटकों को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए। पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम भी अलग अलग विषयों से उप विषयों की सूची लेने के बजाय ऐसे उप विषय थीम को प्रस्तावित कर रहा है जो बच्चों के जीवन से बहुत करीब से जुड़े हैं। पाठ्यपुस्तक में प्रयास है कि प्रत्येक उपविषय से जुड़े प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष, ये 3 हैं, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष, बहुत सूक्ष्म रूप से उभरें ताकि बच्चे अपने विचार, सोच समझ को बनाएं। हमें उसके प्राकृतिक सोच को, जो सामाजिक है, जो सांस्कृतिक पक्ष है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है ताकि बच्चे अपनी सोच समझ को विकसित कर पाए, विकसित करके वो अपने ज्ञान को सृजित कर सके। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप को प्रतिबिंबित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बहुसांस्कृतिक शब्द, ये ऐसा क्वेश्चन आया है पेडागोजिकल में, ऐसा क्वेश्चन पूरा आया है कि बहुसांस्कृतिक, तो इसको हम एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, बच्चे को सिखाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहा कि चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह आवश्यक समझा गया है कि सभी बच्चों को महत्व मिले, सभी बच्चों को इम्पोर्टेंस देनी है, उनको समाज, वो किस समाज से आए हैं, किस संस्कृति से आए हैं, किस रहन सहन से आए हैं, उन सबको इम्पोर्टेंस देनी है। सभी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पाठ्यपुस्तक लेते समय मुख्य प्रश्न था कि हम किन बच्चों को अनुमोदित कर रहे हैं, या किसी बड़े शहर के हैं, या विद्यालय के हैं, या किसी झुग्गी झोपड़ी के हैं, या किसी ग्रामीण स्कूल के हैं, या फिर दूर दराज के किसी पहाड़ी इलाके के हैं। तो इतनी विविधताओं को पाठ्यपुस्तक में कैसे समाहित किया जाए, जेंडर, वर्ग, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग धर्म से, भाषा अलग अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, सभी से आते हैं, उनको सबको एक में समाहित करना है, यानी समावेशी शिक्षा की ओर जा रहे हैं। बच्चों को व्यक्तियों में होने वाली भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील कैसे बनाया जाए, ये सिखाना है। ये कुछ मुद्दे थे पाठ्यक्रम समाहित, अध्यापक भी तरीके से सीख सकते हैं। इस विषय से जुड़े मुद्दों पर बातचीत से पहले इस विषय का नया पाठ्यक्रम 6 थीमों में बटा हुआ है। 6 थीम में बटा हुआ है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि 6 थीम पे हर साल क्वेश्चन वो पूछता है। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये 6 थीम हैं। इनसे क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछा ही जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यही सब कोचिंगों में पढ़ाया जाता है कि पुस्तक में विषय वस्तु बाल केंद्रित है, जिससे बच्चों को स्वयं खोज कर पता करने का अवसर मिले। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में प्रयास किया गया कि रटने की प्रवृत्ति कम हो, बच्चों को रटाना नहीं है, यानी रटने, परिभाषाएं, वर्णन, अमूर्त आदि कोई स्थान नहीं दिया गया है। ऐसे बहुत से आपको ऑप्शन में जिसमें परिभाषाओं को बताएगा याद करने की, तो ऐसे ऑप्शन बिल्कुल गलत होंगे। रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देना है, परिभाषाओं को नहीं याद कराना है। ठीक है, उन्हें सूचनाएं नहीं देनी है, हमें उन्हें ज्ञान देना है। ठीक है, पाठ्यपुस्तक में जानकारी देना बहुत ही सरल कार्य है। वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौका दिया जाए जिससे अपने विचार प्रकट करें, उन्हें अवसर दिया जाए कि वो अपने विचारों को प्रकट करें, ताकि वो दूसरे बच्चे उनके विचारों से सीखें और वो दूसरों के विचारों से सीख सकें। उत्सुकता को बढ़े, करके सीखें, प्रश्न करें, प्रयोग कर सकें। जब वो प्रश्न करेंगे, प्रयोग करेंगे, तभी वो सीख पाएंगे। इसलिए कहा गया है लर्निंग बाई डूइंग, यानी करके सीखना। बच्चे पाठ्यपुस्तक से खुशी खुशी जुड़ें, इसके लिए पाठों का प्रस्तुतिकरण विविध तरीकों से किया गया है, जैसे किस्से कहानियाँ, संवाद कहानियाँ, पहेलियाँ, हास्य, नाटक। जब आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, उसमें पूरा एक क्वेश्चन आया है कि कैसे देना चाहिए किस्से कहानियों, संवाद, कविताओं, ये वाला ऑप्शन है उसमें, पूरा सेम ऑप्शन दिया गया है उसमें। बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि बच्चे जो होते हैं कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, और पुस्तक में जो भाषा है वो औपचारिक नहीं है। ये भी क्वेश्चन है एक, प्रीवियस उठा के देखेंगे आपको मिलेगा कि बच्चों की भाषा बोलचाल की भाषा है, ना कि ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी। ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियाशील होना बहुत जरूरी है। पेडागोजी में सबसे मेन चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट वो है क्रियाशील होना, यानी बच्चा हमेशा क्रियाशील होना। जितना बच्चा एक्टिव होगा, जिस भी ऑप्शन में सीटेड के बच्चा एक्टिव हो, वो ऑप्शन लगभग सही होता है। होता क्या होता है,
पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की चार दीवारी से बाहर जोड़ा जाएगा, बिल्कुल, ये आप सभी को पता है। पाठ्य पुस्तक में क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता के लिए बाग बगीचे में ले जाएंगे, तालाब के किनारे, प्रकृति भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप पे ले जाएंगे। ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इससे उनमें अवलोकन के साथ साथ अन्य कौशलों का विकास भी होगा। पाठ्यपुस्तक में प्रयास किया गया है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाए, बिल्कुल। जो उनके घर का, जो उनके स्थानीय ज्ञान, जो अपने समुदाय का ज्ञान है, उसको विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाएगा और पढ़ाया जाएगा। यह ध्यान देने की बात है कि पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित क्रियाकलाप मात्र सुझावात्मक हैं। क्रियाओं पर प्रश्नों को पाठों के अंत में न देकर उन्हें पाठ का ही हिस्सा बनाया गया ताकि कहानी रुचिकर लग जाए। अध्यापकों को पुस्तक में दिए गए क्रियाकलापों और इस्तेमाल की गई सामग्री को स्थानीय परिवेश के अनुसार रूपांतरित करना है। पुस्तक में विविध प्रकार के क्रियाकलाप हैं जो बच्चों को अवलोकन, खोज, वर्गीकरण, प्रयोग, चित्र बनाना, बातचीत करना, अंतर ढूंढना, लिखना आदि सभी कौशलों को सीखने का मौका देंगे। ये सब कौशल है, इससे धीरे धीरे वो वर्गीकरण करना, खोज करना, ये सब सीखने लगेंगे। पाठ्यपुस्तक में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे। उनसे क्रियात्मक कौशलों का विकास होगा। बच्चों में सृजनात्मकता को उभारना, मेन चीज़ यही है। बच्चा एक्टिव होगा तो क्रिएटिव वर्क करे। बच्चों को हमें क्रिएटिव बनाना है। रचना करने का कौशल, सौंदर्य बोध का विकास होगा। ये भी आपको प्रीवियस उठा के देखें, 2018 के पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्रियाकलापों के बाद उस विषय पर चर्चा बच्चों को अपने अवलोकन के निष्कर्ष निकालने में सहायक होगी। साथ ही सही दिशा में चर्चा या सुझाव बच्चे में व्यक्तिगत रूप से सीखने में ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। शायद ये वीडियो कुछ बड़ा हो जाए, बट विश्वास मानिए इससे बहुत मदद मिलेगी आपको। देखते हैं। पुस्तक में इस बात की काफ़ी गुंजाइश है कि बच्चे ज्ञान के लिए शिक्षक और पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लें। सिर्फ शिक्षक और पाठ्यपुस्तक पर ही निर्भर न रहे वो। परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं पुस्तकें इत्यादि पर भी होना चाहिए। ये ऑप्शन, 4 ऑप्शनों के ये 3 ऑप्शन हैं। आप शायद 19 या 18 के पेपर उठा के देखेंगे, आपको मिलेगा। इससे स्पष्ट हो सकेगा कि पाठ्यपुस्तक ही मात्र सीखने का स्रोत नहीं है। बहुत समय पहले की जानकारी या इतिहास की झलक के लिए बच्चों को अपने बड़ों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव तो होगा ही, साथ ही योगदान भी बढ़ेगा। ठीक है। शिक्षक को भी बच्चों के परिवारों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। यानी जब ऐसा होगा तो अभिभावक और समाज का विद्यालय से जुड़ाव होगा, तो सब जागरूक होंगे तो सभी बच्चों को पढ़ाएंगे, सभी बच्चे स्कूल जाएंगे। ये भी एक फ़ायदा होगा। चित्र इस आयु वर्ग के बच्चों की पुस्तकों का महत्वपूर्ण अंग होते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जो बच्चों की बुक्स होती हैं वो कलर्ड होती हैं, उसमें चित्र बहुत होते हैं, क्योंकि उन्हें कलर अट्रैक्टिव लगना चाहिए। क्योंकि जिस काम में उन्हें इंटरेस्ट नहीं होगा वो काम वो करेंगे नहीं, और उन्हें हमें इस काम को इंटरेस्टिंग बनाना है। लेखक दल ने ध्यान रखा है कि चित्र की प्रकृति लिखित बातों को प्रतिबिंबित करे। पुस्तक में विषय वस्तु को चित्रों की सहायता से बढ़ाना एक प्रमुख आधार बना गया है। चित्रों का इस्तेमाल इस तरह भी किया गया है कि वे लिखित कार्य के पूरक हों। चित्र बच्चों को खुशी तो प्रदान करें ही, साथ ही वे उनसे कुछ सीखें भी। पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में विभेद करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जिसकी सूची पुस्तक में सम्मिलित की गई है। पाठ्यपुस्तक में बच्चों को काम करने के विविध प्रकार के अवसर दिए गए हैं, जैसे अकेले, छोटे समूह या बड़े समूह में काम करना। ये समूह में काम करना बहुत ही बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है। समूह में किए गए पारस्परिक क्रियाकलापों में बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। इससे मिलकर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, सहयोग की भावना बढ़ जाती है। बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके आनंदित होते हैं। जब बच्चों की रचनात्मकता की प्रशंसा की जाती है, जब उनकी प्रशंसा करेंगे तो बच्चे खुश होंगे। अब खुश हो गए तो वो समझ लीजिए एक तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा उन्हें, और वो और भी अच्छा काम करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। जब उनकी प्रशंसा होगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, वह उसके प्रति प्रेरित भी होंगे। अतः उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उनकी रचनात्मकता को आवश्यक रूप से नकारा ना जाए। पाठ में प्रश्नों, क्रियाकलापों का उद्देश्य मात्र सूचना अथवा जानकारी को जांचना नहीं होता है, ठीक है, बल्कि बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना है। इन प्रश्नों तथा क्रियाकलापों को करने के लिए उन्हें पूरा समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। अध्यापक बच्चों की आवश्यकता, पढ़ाने का तरीका, स्थानीय स्थिति के अनुरूप अपने मूल्यांकन में तरीके स्वयं निर्धारित करें। मूल्यांकन पर और समझ बनाने के लिए एनसीईआरटी ने एक स्रोत पुस्तक भी दी है। बच्चों के कौशलों का मूल्यांकन उसके द्वारा की गई क्रियाओं, कक्षा में अथवा कक्षा के बाहर के अनुरूप
होनी चाहिए। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, अतः विभिन्न परिस्थितियों जैसे अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, ड्राइंग, चित्रकारी के समूह में चर्चा करना आदि के दौरान मूल्यांकन होना जरूरी है। इसलिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं प्रश्न पाठ के अंदर ही अंत में उन्हीं से क्रम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मूल्यांकन है उसके कितने पॉइंट दिए गए हैं, तो ये 10 हमारे एनसीईआरटी में 10 दिए गए हैं। और यहाँ पे अगर बात की गई कि बच्चों जो भी लाया उसको सीधे सीधे हमें आज सही गलत में उसको नकारना नहीं है। अगर बच्चा कुछ बना के लाया है या कोई सवाल करके लाया है या कुछ लिख के लाया है तो उसको हमें देखना है कि उसमें कितना सही है। हमें सही देखना है, गलत नहीं देखना है। कितना सही दिखा उसने लिखा है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या सोच, उसके अकॉर्डिंग हम एक समझ बनाएंगे कि बच्चा क्या सोच रहा है, कहाँ पे गलती कर रहा है। ये चीज़ देखने की हम कोशिश करेंगे। हमें हर बच्चे में समझ पैदा करवानी है कि समाज में विभिन्नता स्वाभाविक की होगी, कि समाज किसी भी समाज में भिन्नता स्वाभाविक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें हमारा जो क्लासरूम होगा वो परिपूर्ण होगा संस्कृत से। अलग अलग धर्म, अलग अलग लिंग के लोग होंगे, अलग अलग आवश्यकता वाले होंगे, विशेष आवश्यकता वाले होंगे, फिर परेशान माहौल से बच्चे आते होंगे। उन सबको एक साथ रख कर यानी समावेशी शिक्षा, और उस बच्चे के अंदर भी ये गुण, ये भाव पैदा करनी है कि हम मिलकर रहें, सब बराबर होते हैं, सबकी संस्कृति होती है, सभी की संस्कृति समान होती है, सभी का सम्मान करना है, सभी का आदर करना है। बच्चे के अंदर ये भाव हमें जागृत करना है। अध्यापकों को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा है जो ज्ञान सृजन करते हैं। यानी अध्यापक भी अपना ज्ञान जैसे जैसे पढ़ाते जाते हैं, सीखते जाते हैं, अपने अनुभवों को अपने बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। तो कहते हैं ना कि टीचर भी बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये वही बात कह रहे हैं कि बच्चे जो सॉरी टीचर जो है अपने ज्ञान को सृजन करते हैं और अनुभवों को बढ़ाते जाते हैं। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की एक विषय के रूप में नहीं है। 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की कोई बुक नहीं है। ये क्लास 3, 4 और 5 में है। ठीक है। परंतु इससे जुड़े कौशल एवं सरोकार को गणित एवं भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात कही गई है। तो वहाँ हम ईवीएस पढ़ाएंगे कैसे? तो वहाँ हम ईवीएस पढ़ाएंगे गणित और भाषा के माध्यम से। ईवीएस है क्या? जो हमारे सामाजिक चीज़ों को बताना, पर्यावरण के बारे में बताना। तो गणित, जैसे अगर बच्चा को सामान लेने जाएगा दुकान से तो एक गणित ही है, तो वह समाज से सीख रहा, समाज के द्वारा गणित सीख रहा है। भाषा, भाषा के द्वारा भी उसको सिखाना है। बच्चा बोलेगा, चर्चा करेगा घर पर, समुदाय में, स्कूल में, तो भाषा के माध्यम से सीखेगा। तो यही बताया गया है कि जो है 1 और 2 में उसको कोई अलग से ईवीएस की किताब नहीं दी गई है, बल्कि उसे जो है एक उस टाइम पे एक गणित और भाषा के माध्यम से सिखाना है। ये भी एक ईवीएस का क्वेश्चन बन गया है, आया है, कई बार आया है ऐसा क्वेश्चन। तो आपने देखा कक्षा 3 की एनसीईआरटी से कुछ पॉइंट्स हमें मिले जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। ऐसे ही अब हम देखेंगे कक्षा 4 की ये एनसीईआरटी की बुक है, पीडीएफ है, तो इससे हम कुछ नए पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे तो वो हम इसमें से ले लेंगे। क्लास 4 की एनसीईआरटी है, इसमें जो आमुख दिया है वही सेम ही है कि एनसीईआरटी कहती है कि स्कूल जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना है, किताबी ज्ञान नहीं देना है उसे, और घर अंतर है। ठीक है। बुनियादी विचार पर अमल करना है, बाल केंद्रित होनी चाहिए, रटने पर रटना नहीं है। अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं, जगह समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चों को सृजन, नए ज्ञान का सृजन करते हैं बच्चे। ये वही चीज़ है, सेम लगभग वही चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। दो शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से, इसमें भी आपको लगभग सेम बातें मिलेंगी, बट जो कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे तो उन्हें हम नोट करने की कोशिश करेंगे। एनसीएफ 5 कथित उद्देश्यों को एक राष्ट्रीय स्तर की पर्यावरण पुस्तक, और यहाँ दिया गया है कि परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, विज्ञान और सामाजिक को अलग नहीं देखते हैं, सिर्फ एक देखते हैं, और उसमें थीम दी हुई हैं। प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष बहुत सूक्ष्म रूप से उभरे जिससे बच्चे अपनी सोच समझ विकसित कर पाएँ।
इसमें वही बहुसांस्कृतिक स्वरूप को देखना है, उनकी समाज, संस्कृति, रहन-सहन आदि सभी को महत्व मिलना चाहिए। झुग्गी-झोपड़ी से भी बच्चे आते हैं, किसी भी लिंग, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक स्थिति से बच्चे आते हैं, तो सभी को इम्पोर्टेंस देनी है। भिन्नताएँ तो होती हैं, उन सभी को सम्मिलित करना है। और 6 थीम दी गई हैं, यही परिवार, मित्र, भोजन, पानी, आवास, ये सेम चीज़ें दी गई हैं इसी में। इसमें लगभग सभी पॉइंट्स लगभग सेम दिए गए हैं। कुछ चीज़ें जो इसमें नई दी गई हैं मैं देखता हूँ। यह पुस्तक कुछ और मुख्य बिंदु हमारे सामने समझ रखती है। इस पुस्तक में दिए गए कुछ अध्याय वर्तमान जीवन के उदाहरणों पर बताया गया कि कैसे वर्तमान जीवन से संबंधित दिए गए हैं, ताकि जीवन अपने आप में ज्ञान सर्जन और सीखने का अहम स्रोत बन जाए। और वास्तविक जीवन से जुड़ी घटनाएं हमें प्रेरित भी करती हैं और रोचक और सुंदर प्रस्तुत करती हैं। जीवन से जुड़े किस्से कहानी लोगों की सफलता, उपलब्धि, विचलन, व्यवहार से संबंधित होते हैं। दृष्टांत हमने ऐसे लोगों के जीवन से चुने हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। हमने प्रसिद्धि प्राप्त लोगों के जीवन से जुड़े उदाहरणों को नहीं चुना है, क्योंकि ऐसा महसूस किया है कि साधारण जन का जीवन बच्चों को अधिक प्रेरणा देता है। बहुत फेमस लोगों को एग्जाम्पल नहीं लिए गए हैं जो नीचे ग्राउंड लेवल पे हैं और उन्होंने अच्छा कार्य किया है, उनका एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसके माध्यम से ये कहना है ताकि बच्चे अपने आप को उनके साथ जोड़कर देख सकें। क्योंकि बहुत अमीर बच्चा जो है वो तो अच्छी स्कूल शिक्षा तो पाता ही है, बट एक गरीब बच्चा जब निकलता है किसी अच्छी पोस्ट पे, तो काफ़ी नाम होता है और काफ़ी एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है अदर्स लोगों के लिए। तो ये कहा गया क्या है कि ऐसा है कि इन घटनाओं अथवा पाठों के अंशों को पढ़ने के बाद सैद्धांतिक रूप से जुड़ेंगे। ऊपरी तौर पर नहीं, किताब चर्चा के द्वारा प्रत्येक अध्याय में ऐसे सोशल शोअवसर प्रदान करने का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बात पर जोर देना होगा कि संकलन व चयन को इंस्टेंट मील की तरह ना देखा जाए, और कोई भी लेख चाहे वह सकारात्मकता या नकारात्मक बिना सोचे समझे प्रतिस्पर्धा, तिरस्कार या उन्हें अस्वीकार करने के इरादे से न लिखा गया है। यह आशा की जाती है कि बच्चे वयस्क समान रूप से अपने अनुभवों, अपने जीवन मूल्यों, विशेषण कौशल से इनकी समालोचना करेंगे। यह प्रक्रिया शिक्षण और सीखने की क्षमता को समृद्ध करेगी, बच्चे में जीवन की समझ पैदा करने के तरीकों को नया आयाम प्रदान करेगी। लेखक मंडल ने न केवल बच्चों में सोचा है, अपितु अध्यापकों को भी ऐसे व्यक्तियों में देखा है जो ज्ञान सर्जन करते हैं और अपने अनुभव को बढ़ाते हैं। ये क्लास 5 की एनसीईआरटी यहाँ से स्टार्ट होती है। अमुक ये लगभग चीज़ें इसमें सेम दी गई हैं। इसमें आई थिंक कुछ भी नया मुझे नहीं मिला, तो आगे देखते हैं। 2 शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 से 5 तक एक विषय के रूप में देखती है। एक विषय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप में देखता है, और यही 3 विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। कक्षा 1 और 2 में यह विषय नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताया जाने की बात है। अतः कक्षा 1 और 2 में इसकी कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है। जैसा बताया था कि 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस पढ़ाई जाती है, और जो 3rd, 4th और 5th में जो बुक होती है ईवीएस की, उसमें विज्ञान के फैक्ट या विज्ञान से संबंधित और सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण से जुड़ी जानकारियाँ दी जाती हैं। यह पाठ्यपुस्तक बाल केंद्रित है और इससे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने का अवसर मिले, वे रटने की मजबूरी से बचें। परिभाषाओं का कोई स्थान नहीं दिया गया है। मात्र जानकारी देने की अपेक्षा नहीं, हमें सिर्फ जानकारी नहीं भरनी है। वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौके दिए जाएं कि वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने करके देखें और सीखें, प्रश्न पूछें तथा प्रयोग करें। पुस्तक की भाषा औपचारिक नहीं है, बोलचाल की भाषा है उनकी। बच्चे किताब के पृष्ठ को समेकित रूप से पढ़ते हैं, उसमें दिए गए शब्दों, चित्रों को अलग अलग नहीं पढ़ते हैं। कोई भी बुक पेज होता है उसको समेकित रूप में से वे देखते हैं। इस पुस्तक के पृष्ठों को भी उसी नज़र से बनाया गया है ताकि इसका यूज समेकित तरह से कर सकें। ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, सिर्फ पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि स्वयं ज्ञान रचने में एक सहायक भूमिका निभाएं। बल्कि बच्चों को स्वयं ज्ञान रचने में एक सहायक भूमिका निभाएं ताकि वे अपने आसपास के लोगों, परिवेश से और समाचार पत्रों से भी सीख सकें। इस पुस्तक में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को डाला गया है, चाहे पेट्रोल ईंधन से संबंधित हो, पानी, जंगल, जानवर, प्रदूषण, इन सभी पर खुलकर बहस के भरपूर मौके हैं, जिससे बच्चे जूझें, उनके प्रति संवेदनशील हों, यही समझ बना सकें। न केवल बच्चों के बारे में सोचा है, बल्कि अध्यापक के बारे में देखा है।
इसमें 6 थीम दी गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ज़रूर और हर बार आता है। मेन 6 थीमें हैं। पहली थीम है परिवार एवं मित्र, जिसकी 4 उप थीम हैं, वही बात बताते हैं। दूसरी थीम है भोजन, पानी, आवास और फिर यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। और जो पहले थीम थी परिवार एवं मित्र, उसकी अब जो उप थीम है यानी 4 हैं, आपसी संबंध, काम खेल, जानवर और पौधे। पाठ्यक्रम से हम क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। किताब में जो पाठ्यक्रम जो इस किताब में जो चैप्टर दिए गए हैं, वो सभी इन थीमों के अंतर संबंध को ही दर्शाने के लिए बनाए गए हैं, ताकि हर थीम की गहरी समझ विकसित हो सके और उनका संबंध है, और ताकि जो सब कि इस थीम की शुरुआत जो होती सवालों से की गई है, और अगर उनके पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत ही ज्ञान मिलेगा और पढ़ाने में आसानी हो जाएगी। थीम स्टार्ट होती है थीम 2 भोजन से। जाहिर है कि भोजन की थीम में चखना, पचाना, खाना और पाचन की तंत्र की जानकारी दी गई है। अनुभव से समझ बनाई जाए, ताकि पाचन क्रिया जो है मुंह से स्टार्ट हो जाती है। इसमें यही बताया गया है कि किसी थीम को किस तरीके से जोड़ा गया है चैप्टरों से, और किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया गया है क्वेश्चनों के माध्यम से, ताकि वो अवधारणाओं को समझ सकें स्रोत। जैसे हम भोजन कब खराब होता है तो उसके बारे में, खाना कौन उगाता है इसके बारे में, स्वास्थ्य से लेके। और थीम जैसे पहली थीम है परिवार और मित्र, उसकी सब थीम है आपसी संबंध। तो आपसी संबंध को कैसे समझाना है, इसके लिए ऐसे चैप्टर इसमें डाले गए हैं कि लोग काम की तलाश में बाहर जाते हैं या भटकते हैं, बच्चों के तबादले। तो इस तरीके से चैप्टर डाले गए ताकि उनको इंटरेस्ट आए और समझ सकें कि क्या होता है आपसी संबंध एक्चुअल में। और मेंडल काम और खेल उसी तरीके से खेल और कहानियों किस्सों के माध्यम से इसमें समझाने की कोशिश की गई है। और ये उप थीम जानवर की, मतलब जानवर भी जिंदा रहने का अधिकार है, खाना ना मिलने पर तकलीफ होती है। पार्ट 2 में सपेरों की ज़िंदगी के बारे में दिया गया है, और पौधे, अंकुरण और ये सब मिजोरम की झूम खेती के बारे में दिया गया है, सूर्यमुखी की सच्ची कहानी। इन सबको रिलेट करने के लिए चैप्टर दिए गए हैं। यही बताया गया है कि थीम पानी से रिलेटेड, और आवास, गौरव जाने के लिए यात्रा, ठीक है। तो सब चैप्टर हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये छठी थीम है। और पर्यावरण अध्ययन में बच्चे क्या सीखें। मूल्यांकन के संकेतक, जिनकी बात मैं कर रहा था कि 10 मूल्यांकन के संकेतक होते हैं, उनके बारे में बताया गया कि कक्षा के दौरान अभ्यास तो हैं, और नमूने के तौर पर मूल्यांकन किया जाता है, अवलोकन रिपोर्ट दी जाती है। तो उन्हीं के लिए क्या देखते हैं कि मूल्यांकन के संकेतक कौन कौन से हैं। अवलोकन, रिपोर्ट, वर्णन करना, चित्र बनाना, चर्चा करना, अभिव्यक्ति, व्याख्या, वर्गीकरण, प्रश्न करना, विश्लेषण, प्रयोग करना, न्याय और समानता के सरोकार, सहभागिता। तो ये सब मूल्यांकन है के संकेतक हैं, 10 हैं। इस चैप्टर से या कह लें एनसीएफ से कह सकते हैं, एनसीएफ 2005 जैसा इसमें दिया हुआ है कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे का बच्चे के लिए और बच्चे के द्वारा कार्य होना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं, मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए, और अच्छे नागरिक या और राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक को घर, परिवार, समाज के साथ जोड़कर पढ़ाना है, वास्तविक जीवन की शिक्षा देनी है, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर देना है। ये एनसीएफ की इसकी कुछ बातें हैं। बच्चे जितना क्रियाशील होंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। चर्चा होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, बच्चों को अवसर दिया जाना चाहिए कि बच्चे कम्युनिकेट करें या प्रश्न पूछें या प्रयोग करें। सहभागिता, सामूहिकता की भावना होनी चाहिए इससे, और समानता के अधिकारों के प्रति भी उनमें संवेदनशीलता का हमें विकास करना है। दैनिक जीवन से उनको सिखाना है, परिवेश के साथ उनके जो उनका वातावरण है उसके साथ समन्वय स्थापित करना है, और जो है कि खोज की प्रकृति उनमें जो है हमें विकसित करनी है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना है।
असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये 3 टर्म आपको मिलेंगे और इनसे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्या है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो असेस इज़ यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट अचीवमेंट ऑफ योर लर्निंग एंड दिस इज़ ग्रेडेड असेसमेंट एंड यूजुअली काउंट्स टुवर्ड्स योर एंड ऑफ ईयर। ठीक है, तो साल के अंत में जो आपका जो असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है, ये उसके लिए है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेट फॉर लर्निंग is used to receive feedback on your learning. This can be graded or upgraded. Its importance lies in the fact that the feedback you receive can help you to improve your performance in future assessment. मीन्स ये है कि जब कभी आप इस असेसमेंट को पाने के बाद आप फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जो फ्यूचर असेसमेंट जो दोबारा होगा वहाँ आप इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं, इसलिए ये असेसमेंट इंपॉर्टेंट है। और असेसमेंट एज लर्निंग ये होता है अपने आप के लिए, यानी इज यूज टू एम्पावर यू टू मैनेज योर ओन learning. Okay, this is usually graded. It aims to involve you in the learning process to help you evaluate your own work. ये अपने आप किया जाता है खुद के वर्क को इवेल्यूएट करने के लिए। दिस प्रिपेयर यू टू फॉर द असेसमेंट चैलेंजेस यू विल फेस एज ए ग्रेजुएट, एज दिस फॉर्म ऑफ असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट लिंक टू योर लाइफ आफ्टर ट्रेनिटी। तो ये खुद असेसमेंट करना होता है ड्यूरिंग जब आप सीख रहे होते हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर देखें तो अभी तक NCF जो आए हैं, 4 NCF आए हैं और ये तीसरी NP आई थी जो 2019 में जो आई थी। यानी पहला NCF जो आया 1975 में आया, बट उसमें कोई EVS का नहीं था, EVS का कोई सिलेबस नहीं था, सिर्फ नैतिक शिक्षा पर जोर था। उसके बाद NCF आई है, ये सेकेंड NCF आई है 1988 में। इसमें EVS पर डिस्कशन हुआ और एक विषय के रूप में शामिल हुआ, अध्ययन एक विषय के रूप में शामिल हुआ। फिर NCF जो थर्ड आई, NCF 2000, इसमें एकीकृत शिक्षा पर यानी पाठ्यक्रम पर विशेष रूप से जोर दिया गया और शामिल किया गया। और 2005 में जो NCF आई है उसमें मान लिया गया कि एकीकृत हो। जो आज हम लोग देखते हैं तो ये 2005 वाली NCF है, फोर्थ वाली है। जो NP की बात करें अगर हम, तो NP अभी तक पहली आई थी 1968, फिर 1986 आई, दूसरी आई थी, और अब जो आई है 2019 में तीसरी NP आई है। ये है चौथा NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसमें क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए जो है बुक्स EVS के लिए इसमें दी गई है। अभी हमने देखा कि क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की NCERT से जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस के एस्पेक्ट से जितना बन सकता था वो मैंने बताने की कोशिश की। अब जो फैक्ट वाला जो 15 नंबर का होता है, उस फैक्ट वाले पोर्शन को यहाँ से कराने की कोशिश में करूँगा कि क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की NCERT से जो जो पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने के लिए यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ मैं। ओके, आइए देखते हैं। जिक्सा का खेल। जिक्से में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे कि पजल टाइप के होते हैं। ये देखिए, ये पूरा एक चित्र होता है, उसको कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और फिर उसको मिलाने के लिए एक खेल दिया जाता है जिसे जिक्सा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। मशहूर कलाकार विष्णु चंचालकर इंदौर MP के हैं। सरसों के पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे और यह कलाकारी उन्हीं से बहुत फेमस है। इस तरीके के चित्र बनाते थे, जैसे ये गणेश जी बनाए हैं और ये चूहा है, ये पक्षी बनाया है। तो इस तरीके की चित्रकारी सूखे पत्तों से विष्णु चंचालकर जी बनाते थे, मशहूर कलाकार। चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी और मैं एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फर्ज भी है। ये बातचीत बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है। मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम एक पास के होटल में जाके लिंगू फेन खाते हैं।
मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे पसंद है। एक बार गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई थी, पर स्वाद बहुत ही अलग था। मैंने कहा अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है। तो कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली, और केरल में, सॉरी, गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली होती है। मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं, नीचे मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, कि ऊपर ऊंचे पेड़ पर, दूसरी जमीन के नीचे नारियल की डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा है। यानी ये ऑप्शन को मिलाने में, मैचिंग में इस तरीके से आता है जो मैच करना होता है। बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे बच्चों को द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर उनकी चर्चा करें। ऐसा कोई काम नहीं होता जो सिर्फ लड़कियों के लिए बना हो या सिर्फ लड़कों के लिए बना हो, या ऐसा कोई मिथ कि लड़कियां ही तेज होती हैं घर के कामों में और लड़के नहीं, या लड़के मैथ में ही तेज होते हैं लड़कियां नहीं होती। तो ये सब मिथ हैं, इनको ना माने, और हमें आने वाली पीढ़ी में और बच्चों को ये संदेश देना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जेंडर विषमता नहीं होती है। और ब्रेल के बारे में जानें तो ब्रेल लिपि जो होती है, ये फ्रांस देश का रहने वाला था लुई ब्रेल, जो 3 साल था उसके आँख में चोट लग गई थी और उससे उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक नया तरीका ईजाद किया जिससे ब्रेल लिपि कहा गया, और जिससे मोटे 6 बिंदु होते हैं जो उभरे हुए रहते हैं और इन्हें छू छू कर पढ़ा जाता है। और 4 जनवरी को ही वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्टू, चस्टा, अष्टा, चंगा पे, और इन्हें खेलने वाली चीज़ों जैसे ठिप्पी से खेली जाती है, इनके स्थायी नाम हैं ये। अब बातचीत यहाँ से घर के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। जैसे मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों बनाते हैं और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। मैं राजस्थान के गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। क्लास थर्ड के फैक्ट्स जितने थे लगभग मैंने बता दिया आपको। अभी ये क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी स्टार्ट होती है यहाँ से। इसका जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे, जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, उन्हें बताएंगे। देखते हैं। ये है बांस से बना पुल असम में। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं, दूसरे हाथ से बांस पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये लद्दाख की बात है। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी पड़ती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाते हुए मजबूत लोहे की रस्सी होती है या दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्राली यानी लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। ये है लद्दाख का सीन। ये सीन है केरल का। यानी केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। वल्लम लकड़ी की एक छोटी नाव होती है। ऊँटगाड़ी राजस्थान की है। हम रेगिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। और ये मैदानी इलाके का, जैसे यूपी वगैरह है, नॉर्थ के हैं, कि हम बैलगाड़ी में बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। यह है जुगाड़। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। ये अक्सर देखने को हमें मिलती रहती है, हर जगह देखने को मिलेगी। आगे से देखने पे मोटर बाइक की तरह दिखती है, इसे जुगाड़ कहते हैं। ये उत्तराखंड का सीन है। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरी रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं, कुछ के नहीं दिखते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे
छेद होते हैं, ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को पानी कीचड़ खेलना बहुत पसंद होता है और शरीर को ठंडक मिलती है इससे। कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। और जो मादा होती है, सबसे बड़ी मादा होती है, वो इस झुंड की मालकिन होती है, या कह सकते हैं कि मार्गदर्शक होती है। तूने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी हो जाएगा, अपना झुंड छोड़ देगा। राजस्थान में एक गांव है, वहाँ 300 साल बाद की भी वो हरा भरा सब वहाँ है। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ जानवरों की रक्षा करते हैं। खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बच्चे बहुत खेलते हैं। ये बिहार का एक मुजफ्फरनगर ज़िले का बोचाहा गांव है, जहाँ एक लड़की है, अनीता कुशवाहा। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा है। साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। और वहाँ मधुमक्खी पालने का काम होता है। आरटी एक्ट 2009 यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है और वे भी वहाँ पे पहुँच जाती हैं। रस कहाँ है ये पता चल जाता है। इस रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी होता है। ये ना तो ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं और नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। मधुमक्खी की तरह चींटियों भी मिलजुल कर रहती हैं और सभी चींटियों का काम बंटा होता है। रानी चींटी अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह समय काम करते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में और कोझीकोड केरल में है। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मूमा अपनी माँ की माँ को यानी नानी को अम्मूमा कहते हैं और माँ की बड़ी बहन को यानी मौसी को बलियम्मा कहते हैं। ये है ट्रेन की टिकट, और ट्रेन की टिकट पर ट्रेन का नंबर, सफ़र होने का तारीख, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर, किराया और दूरी, इतनी चीज़ें लिखी रहती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में तो सबने सुना है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेटलिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का प्रयास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। उन्होंने 29 मेडल जीते हैं और उनकी 4 बहन भी वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की फूलों की घाटी, यहाँ जहाँ फूल ही फूल हैं और पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है। यहाँ मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। इस चित्रकला का नाम है मधुबनी। और ये क्यों पड़ा, क्योंकि बिहार में मधुबनी एक ज़िले का नाम है। त्योहारों खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में जैसे इंसान या जानवर या फूल, पेड़, पंछी, मछलियाँ, अन्य कई प्रकार के जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं।
यूपी में रहने वाली फिरोज और नीलिमा को फूलों की सब्जी बहुत पसंद है, कचनार के फूलों की। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती हैं। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद हैं। गुलाब जल और ग्लिसरीन की बराबर मात्रा मिलाकर उसे शीशी में भर लो, कुछ बूंदे नींबू की डाल लो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर खुशबू मचा लिया है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। इनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ कहानियाँ लिखते थे। रॉबिन हुड यानी इंडियन रॉबिन यानी कलचिड़ी, ये जो पत्थरों के बीच खाली जगह होती है वहाँ अंडे देती है। तुम जानते हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है अपना घोंसला बनाती नहीं है, कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है, कहीं भी घोंसला बनाती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या घर की दीवार के आल में। कबूतर भी ऐसे ही घोंसले बनाते हैं, पुराने मकान या खंडहरों में। बसंत गौरी जो गर्मी में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम है। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही है उसका घोंसला। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। वीवर पक्षी के बारे में नाम तो सुना ही होगा। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। गंदा पानी पीने से लोगों को दस्त और हैजा की बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए गंदा पानी लोगों को नहीं पीना चाहिए। कर्नाटक के हुलगुंडी गांव में लोगों को पानी की दिक्कत थी और वहाँ के भीमा संघ यानी जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़ों के साथ बच्चे भी हैं, उसने इस पानी की समस्या से निजात पाई और कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है। पत्तियां बहुत ही कम होती हैं और इसकी ज़मीन में जितनी गहरी जाती होंगी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं। यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं या पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। माघ बिहू 14 या 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने माघ की प्रथमा द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका। इस दिन अस्थायी शेड यानी छप्पर बनते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोजन का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है। बोरा जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं बच्चों को, ठीक है, और बाद में इन भोला घरों को जला दिया जाता है। बच्चों का हक मिड डे मील। हमारे देश में बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता है और इससे उन्हें पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। पोचमपल्ली मुक्तापुर गांव में रहने वाली वाणी लगते हैं मुक्तापुर गांव में रहने वाली वाणी और प्रसाद। यहाँ बुनाई बहुत ही सुंदर अपने आप में अनोखी होती है। यहाँ सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से ही पहचाना जाता है।
पोचमपल्ली की तरह भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। उन चीज़ों के नाम उस इलाके के नाम से मशहूर, जैसे कुल्लू की साल और मधुबनी की पेंटिंग्स, असम की सिल्क और कश्मीरी की कढ़ाई काफ़ी फेमस हो गई है। मलयालम में चिट्टप्पन यानी पिता का छोटा भाई और कुंजम्मा यानी पिता के छोटे भाई की पत्नी तथा चाची, यानी चाचा को चिट्टप्पन और चाची को कुंजम्मा। अबू धाबी की बात करें तो अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। अबू धाबी में दिरहम, वहाँ के जो करेंसी दिरहम है, वहाँ का दिरहम चलती है। ये हैं फौजी वहीदा, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। बात करते हैं लद्दाख की। ये लद्दाख के स्किटपो पुल गांव के जो बच्चे ऐसे ही स्कूल पहुंचते हैं। अभी तक आपने कक्षा 4 की एनसीईआरटी से जो भी फैक्ट्स वाले कुछ क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने देखे। अब कक्षा 5 की एनसीईआरटी के जो भी फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं वो आगे देखेंगे। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के प्रयोग किए थे कि वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय ज़मीन पर ऐसा कुछ क्या छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चिड़ियों को रास्ता मिल जाता है। तो पता चला कि कुछ गंध टाइप के वो छोड़ती हैं, जिससे जो पीछे आने वाली चिड़ियाँ उसे फॉलो करती हैं और उसी पर रास्ते पर चली जाती हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। रेशम का कीड़ा ये जो होता है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। और सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की जगह की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। पक्षियों की आंखें दो साइड में होती हैं और पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें दूरी का सही एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। हम लोग एक ही चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, एक साथ दो जगह नहीं देख सकते, और लेकिन पक्षियों में यह खासियत होती है कि वे एक साथ दो जगहों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख लेते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर से दूर से दिखाई नहीं पड़ती हैं वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। रात को जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट इस तरीके से। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर संदेश देता है कुछ विशेष आवाज़ निकालकर, और सभी जानवर एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले कुछ अजीब हरकतें करने लगते हैं, और जिससे जंगल में रहने वाले लोग जान जाते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। दिसंबर 2004 में भी ऐसा जब सुनामी आई थी तो ऐसा कुछ हुआ था, जिससे जो अंडमान निकोबार की कुछ खास आदिवासी जाति समझ गई थी और वो एक सुरक्षित जगह चली गई, जिससे वो लोग बच गए थे। ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है, ये स्लॉथ है जो 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा जाते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं, और लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ के नीचे उतरते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र चढ़ के अपनी गंध छोड़ते हैं। इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है और दूसरे के आने से ये पहचान जाते हैं कि इनके इलाके में कोई आया है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेता है, जब गुर्राना हो गुस्से से तो अलग और बाघिन को बुलाना हो तो अलग। बाघ हवा से
पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में छुपने से जो आवाज़ हुई उसमें अंतर भांप लेता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती कम होती जा रही है, इनके लिप्त होने से खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए कई इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनके शिकार पर प्रतिबंध है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर के जिले में घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ के लोग जानवरों जंगलों का कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सपेरे लोग जो होते हैं इन लोगों को कालबेलिया बोला जाता है। बीन, तुम्बा, खंजूरी, ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं: नाग, कुरैत, दुवैया, अफाई। और जब किसी को सांप काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर से जहर चला जाता है। बचने का एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को हटाया हो तो तुरंत असर के में दवाई सीरम दी जाए। दवाई सीरम दी जाती है जो जहर से ही बनाई जाती है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है और किसी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। आइए अब जानते हैं उड़ीसा के कालाहांडी जिले के बारे में। एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब मजदूरों को हालत गोमती जैसी है। ऊपर एक दिखाई गई है गोमती जैसी है। कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है, फिर भी ऐसी जगह लोग भूखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं। शिकारी पौधे, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह आकार में लंबे घड़े जैसे होते हैं। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं और वो पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई के साथ। स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया। यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके थे। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वह हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों छोटे छोटे हुक थे, उनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गया था। यह देखकर मेस्टल को आइडिया आया बेलक्रो बनाने का। बेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं, खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। तूने बस्ते कपड़े, जूते, पट्टे में इसका इस्तेमाल देखा होगा। मज़ेदार किस्सा प्रकृति से बना लेने का है। मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। अलबरूनी, 1000 से ज़्यादा से पहले एक यात्री भारत आए थे। इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे आजकल उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं। और उन्होंने यहाँ देखा तालाबों के बारे में क्या लिखा कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। ठीक है, तालाब सरियों से जुड़कर तालाब चारों ओर चबूतरे बनाते हैं और सीढ़ियाँ बनाते हैं उतरने के लिए। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की एक दुल्हन है ये, जो ब्याह के बाद नए गाँव में आई है। वह झरने तालाब पर जाकर सर झुकाती है। यहाँ रिवाज है कि जब आएगी नई दुल्हन आएगी तो पानी की पूजा करेगी, तो यह नल के पास जाकर या कहीं जाकर जो है पूजा की जाती है। मृत सागर की बात करते हैं। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर में दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। बट सबसे मज़ेदार की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे ही तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटते हों। याद है नींबू तुमने बताया था, इसमें हम डूब नहीं सकते हैं। यह घटना 1930 की है, यानी दांडी यात्रा की बात कर रहे हैं, भारत की आज़ादी से पहले की। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के ऊपर नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कारण से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना पा रहे थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के लिए गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था।
लोग नाराज थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद के डांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। अहमदाबाद से डांडी तक के सफर को डांडी मार्च कहते हैं। 1930 में घटना हुई थी। मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखाई देने लगती है, जिससे खून के अंदर की बारीकियाँ जो होती हैं अंदर ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती हैं। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। यह पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते, फुर्ती भी कम होती है। कुछ पढ़ाया जाता है तो समझ में नहीं आता है। और आज के स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन जाते हैं और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिया बच्चों को आयरन या लोहे की दवाई अनीमिक बच्चों को लोहे यानी आयरन की दवाई दी जा रही है, यानी खून की कमी होता है एनीमिया। मलेरिया का पता लगाया था रोनाल्ड रोस ने। दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा पुरस्कार मिला, यानी नोबेल पुरस्कार। 1950 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूँगा, कुछ नया ढूंढ लूँगा। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना, यानी 15 किलोमीटर चढ़ने में टेकला गांव पहुंचना था। यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। 1600 मीटर। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, आवाज़ आई, कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। बछेंद्री बछेंद्री पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, बछेंद्री पाल। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए। ये बात है 7300 मीटर की ऊंचाई पे लोग थे और एक तूफान आ गया, लेकिन बछेंद्री पाल जैसे जैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़े और बछेंद्री 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यानी नेपाली नाम सागरमाथा पर कदम रखा। सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष यात्री जो कि 6 महीने से ज़्यादा वहाँ रही थी। पृथ्वी का एक मज़ेदार फोटो। चांद पर एक स्पेसशिप गया था, उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की एक ऐसी फोटो खींची थी। नील आर्मस्ट्रांग, चांद पर उतरने वाले पहले, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता विलियम्स उन्हीं से प्रभावित हुई और अपना गोल बनाया। तेल का भंडार सीमित है, अपने बच्चों के लिए बचाएं। हर मुंह से दिल, आपने गाड़ी रोके तो इंजन बंद रखें। पेट्रोल अब तो 85 रुपये में पहुंच गया है। कहानी एक यात्री की। मैं हूं गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। ठंडा रेगिस्तान, लूनर, और हम पहुंच गए। सूखा समतल ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वे लूनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने घर ले जाना चाहते थे। ताशी के घर, ये घर 2 मंजिल के होते हैं। नीचे के घर स्टोर रूम की तरह यूज़ किए जाते हैं और ऊपर के मंजिल में रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चांगपा, वहाँ मैं मिला नामग्याल से। इन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग चांगपा घुमंतू लोग हैं, जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों और हरे मैदानों की खोज में लगे रहते हैं। इन्हीं से ज़रूरती सामान, दूध, मांस, टेंट, चमड़ी, स्वेटर
और कोट वगैरह सब सामान मिल जाता है। दुनिया की सबसे मशहूर पश्मीना ऊन बनती है, जो खास तरह की बकरियां पालते हैं। ठंड और ऊंची जगह होगी। दुनिया में मशहूर पश्मीना शॉल। माना जाता है कि पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं होती। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। यहाँ तापमान सर्दियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर एक बहुत ही बारीक नरम बाल उगाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर मनुष्यों के सिर के एक बाल की मोटाई बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। उनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर आते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत ज़्यादा है। भुज का भूकंप 26 जनवरी 2001। सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1,000 लोगों के मरने की आशंका है। बहुत ही भयानक भूकंप आया था। चमकते सितारे। यह है एक लड़की जिसका नाम है अफसाना मंसूरी, जिसने लिंग भेद की दीवार को भेद दिया है और बास्केटबॉल प्लेयर है। किसके जंगल की बेटी। प्यारी दीदी सूर्यमणि कुडुख भाषा में गीत गाते हैं और जंगल को जाते हैं सभी बच्चे। दीदी उन्हें लेकर जाती हैं। जंगल में घूमते हुए सूर्यमणि वहाँ पेड़ पौधों और जानवरों को पहचान कराती हैं बच्चों। जंगल में लगी ऐसी क्लास को मचाता है वहाँ जंगल में पढ़ना, किताबें पढ़ना जितना ही ज़रूरी है। कहती हैं हम आदिवासियों की ज़िंदगी जंगलों से ही जुड़ी है। जंगल नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे। यह एक सच्ची कहानी है। और सूर्यमणि एक चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन असाधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय अपने अनुभव पूछें। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत हो कि जंगल में ज़रूरत वाले पेड़ पौधों और वहाँ के जानवरों को कैसे ताना बाना है, उनके भोजन आवास सुरक्षा के लिए कैसे निर्भरता हो। जंगल अधिकार अधिनियम कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम उनकी ग्राम सभा करे। 25 साल। यह है प्यारा भारत, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तराखंड, ये दिल्ली यहाँ पे छोटा सा है। ये अपना उत्तर प्रदेश, ऊपर नेपाल, सिक्किम, भूटान भूटान, नेपाल और चीन। ये अपना सिक्किम, बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, एमपी। बीच में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को अलग हुआ। ये कर्नाटक, ये छोटा सा गोवा, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, जिसका एक छोटा सा जिला यहाँ पे माहे है, जो कि भारत का सबसे छोटा जिला है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैं। यहाँ पे ये गुजरात इधर छूट गया। यहाँ से यहीं पे है कहीं गुजरात, अहमदाबाद, दांडी का जो मार्च हुआ था। और नीचे ही हिंद महासागर है और नीचे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहीं पे एक बैरन द्वीप है जहाँ पे एक ज्वालामुखी है भारत का। इस साल किस परिवार को खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकलने वाली है। ज़मीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बांस के एक सुंदर बर्तन को हिलाकर उसमें एक पर्ची निकाली गई। वाह सायरा सर के परिवार का नंबर पहला आया है। वे बोले, झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम आई है। यह मेरे लिए खुशी की बात है, मगर इस साल हम ज़्यादा की ज़मीन नहीं ले पाएंगे। पिछली बार मैंने ज़्यादा में ले ली थी और अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई थी।
सायरा सर ने 3 टन जमीन मांग ली। छोटी मातनी पूछ बैठी 3 टन जमीन। चामुई ने समझाया 1 टीन बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे ही 1 टीन ज़मीन बोलते हैं। 1 टीन बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे ही 1 टीन ज़मीन बोलते हैं। धीरे धीरे ऐसी लॉटरी से गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए बाकी ज़मीन मिल गई। झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं। इसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज लगा दिए जाते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, चावल बोए जाते हैं। चेराओ नाच यहाँ फेमस है, मिजोरम। चेराओ नाच बांस की डंडी लेकर 2 लोगों की जोड़ी सामने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं और डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। मटर के प्रयोग चिकने या खुरदरे। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 में गरीब किसान परिवार में हुआ था। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था। पर परीक्षा के नाम से बसें छूटते थे। तो यूनिवर्सिटी पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं से आगे पढ़ने का मौका मिल सके। विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। घबराहट के मारे परीक्षा से भाग जाते, फेल हो जाते। उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई खोज निकाली। ऐसी बात जो उसमें वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए थे, जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किया और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा है। बच्चों को पोलियो जैसी बीमारियों के बारे में बताएं जो जीवाणुओं से फैलती हैं, जन्मजात नहीं होती। कुछ बीमारियां जैसे कुष्ठ रोग के बारे में गलत धारणाएं बन जाती हैं लोगों के मन में, इनका भी इलाज कराना चाहिए। तो ये था क्लास 5 का एनसीईआरटी जो अब पूरा होता हुआ, यानी इसी के साथ पूरा एनसीईआरटी सब कवर हो गया है। हालांकि थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, बट आई थिंक ये हेल्पफुल साबित होगा सभी के लिए। इसे रात के 3 बजे स्टार्ट किया था मैंने और अब सुबह के 8 बजकर आई थिंक 6 मिनट हो चुके हैं, तो काफ़ी टाइम लग गया है। अच्छा है, देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।